चलिए जी आगे बढ़ते हैं कि सर कोर्जन तो हमने समझ लिया। ठीक है, तो सर अब है ना, कोर्जन मीन्स क्या समझा कि सर या तो कोई फिजिकल थ्रेट, फिजिकल प्रेशर या फिजिकल थ्रेट या एनीथिंग जो भी आईपीसी में मना किया गया है उसको अप्लाई करके आपने यदि सामने वाले की कंसेंट ली है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। नंबर वन, ये जस्ट प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, कोर्जन के बारे में दो बातें और बताता हूं। सर जरूरी नहीं है कि जो पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट है उसी ने दूसरी पार्टी पे कोर्जन अप्लाई किया हो। इसने एक थर्ड पार्टी के थ्रू भी कोर्जन इस पे अप्लाई कराया हुआ हो तो भी वो कोर्जन ही कहलाएगा। जैसे कि दक्ष अग्रवाल को मीत की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो खुद ने इसके ऊपर किडनैपिंग नहीं की, एक गुंडे को हायर किया, जा उसको किडनैप करके ला। ठीक है, तो क्या खुद ने अप्लाई किया इस पे कोर्जन? नहीं सर, किसी और के थ्रू कराया, इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोर्जन कोर्जन ही रहेगा। बात समझ में आ गई? चाहे खुद ने अप्लाई किया हो चाहे किसी दूसरे के थ्रू करवाया। इसी तरीके से यहां पर भी पॉइंट है कि सर ये जरूरी नहीं है कि कोर्जन किसी पार्टी पे ही अप्लाई किया गया हो, किसी इसके रिलेटिव पे भी अप्लाई करके आप इससे कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं तो भी वो कोर्जन ही कहलाएगा। जैसे कि मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई की जमीन चाहिए थी तो मिस्टर वाई को तो कुछ नहीं किया, मिस्टर वाई के सन को किडनैप करके रख लिया। सन इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बट ये कोर्जन में कवर होता है। तो पार्टी जो कोर्जन अप्लाई कर रही है इट इज नॉट नेसेसरी इट शुड बी अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी जिस पे कोर्जन अप्लाई हो रहा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट फिर भी वो कोर्जन में कैलकुलेट होगी। ये बात ध्यान रखना। पहली बात समझ में आ गई कोर्जन की? यस सर। दूसरी बात, अब देखो क्या होता है, इंडियन लॉज कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं कि सर ये एक इंडिया का मैप है, प्लीज मेरी ड्राइंग पे मत जाना। ठीक है, ये अपना इंडिया का मैप है सर। ठीक है, अब इंडियन लॉज एक तो इंडियन टेरिटरी में अप्लाई होंगे, पूरे इंडिया में अप्लाई होंगे। ठीक है, नंबर वन। सर कुछ ये जो कहते हैं ना, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, इसको एग्जैक्ट मत समझना। 20 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या होता है कि सर जो पानी वाला जो एरिया होता है ना, कि सर बॉर्डर से 20-20 किलोमीटर तक भी इंडियन लॉज एप्लीकेबल होते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा कोई रूल होता है। ये 20 किलोमीटर एग्जैक्ट नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए मैंने, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 20 किलोमीटर। उसके बाद में क्या चालू होता है, ये 20 किलोमीटर का दायरे के बाद में क्या चालू होता है कि सर हाई सीज। ठीक है, तो सर इधर भी, यहां पर भी इंडियन लॉज एप्लीकेबल होंगे। ये बात ध्यान रखना। चलिए, यहां पर हाई सीज में किसी भी कंट्री के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं, यहां पर फ्री एरिया होता है। चलिए, तो अब क्या इधर हाई सीज में इंडियन लॉज एप्लीकेबल है? नहीं सर, हाई सीज में इंडियन लॉज एप्लीकेबल नहीं। लेकिन अब देखो, समझाना क्या चाह रहा हूं ये इस बात से समझना कि एक बार यहां मुंबई से एक शिप चला। शिप पे कौन दो जने थे? शिप पे एक तो पूंजी थी और एक महक थी। ठीक है सर, अच्छी अच्छी बातों में आप इनको बता देते हो, जहाँ जूते खाने की बात आती है और मीत को आप पार्टी बना देते हो, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, अरे अच्छी बात नहीं है, अभी आगे देखो कि सर हाई सीज में इनका शिप गया। ठीक है, अब पूंजी को क्या है, पढ़ने का बड़ी ललक थी, ये हाई सीज में भी जब घूमने फिरने भी गई तो अपना लैपटॉप साथ में लेके गई कि मैं तो वहां बैठ के पढ़ाई करूंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, हाई सीज में इंडियन लॉज एप्लीकेबल है क्या? नहीं सर, हाई सीज में इंडियन लॉज एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन समझाना क्या चाह रहा हूं वो समझना, देखो ध्यान से। महक ने इसको ऑफर दिया पूंजी को, क्या तू अपना लैपटॉप मेरे को 20,000 रुपीज में बेचती है क्या? पूंजी ने कहा नहीं, मेरे को नहीं बेचना। महक ने इसको दो चार थप्पड़ लगाया और बोला क्या तू अपना लैपटॉप 20,000 रुपये में बेचेगी या नहीं बेचेगी? उसने कहा हाँ हाँ ले ले भाई, 20,000 रुपये में बेच देती हो। बेच दिया। जिस जगह पे जिस जगह पे ये कोर्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है,
क्या यहाँ पर इंडियन लॉज एप्लीकेबल है? नहीं सर, नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब शिप वापस रिटर्न आया इंडिया में, तब पूंजी ने महक के ऊपर केस ठोका कोर्जन का और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन का। तो महक ने कोर्ट में बोला कि सर मान लेते हैं कोर्सिव फोर्स अप्लाई हुआ, लेकिन लेकिन जहां पर कोर्जन अप्लाई हुआ वहां पर इंडियन लॉज एप्लीकेबल ही नहीं थे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होना चाहिए, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सर कोर्ट बोला सर इससे फर्क नहीं पड़ता कोर्सिव फोर्स कहाँ अप्लाई किया गया है, यदि कोर्सिव फोर्स के थ्रू आया है इससे फर्क नहीं पड़ता इंडियन लॉज वहां एप्लीकेबल थे या नहीं थे। यदि कोर्सिव फोर्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वो पूंजी के ऑप्शन पे वो चाहे तो इसके साथ में आगे बढ़े, वो चाहे तो इसे रिसिंड करा सकती है। ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट तो कोर्जन के थ्रू ही बना हुआ माना जाएगा, भले इंडियन लॉज वहां एप्लीकेबल थे या नहीं थे। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस। चलिए, ये तो हो गया कोर्जन। अब आते हैं अपन अनड्यू इन्फ्लुएंस की तरफ। देखो, कोर्जन जो होता है ना, वो तो होता है फिजिकल थ्रेट। कोर्जन इज फिजिकल, कोई भी प्रेशर या थ्रेट, या तो फिजिकल प्रेशर या थ्रेट, उसको धमकी देना भी कोर्जन में ही आता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, ध्यान से समझना। इधर कोई फिजिकल प्रेशर या थ्रेट नहीं होता है, इधर मेंटल प्रेशर होता है, जिसके कारण कोई पार्टी अपनी कंसेंट देती है। इधर क्या होता है सर? मेंटल प्रेशर होता है। कैसे? सर, अनड्यू इन्फ्लुएंस को होने के लिए दो तीन बातें जरूरी होती है। क्या बातें जरूरी होती है? कि सर, पार्टीज के बीच में कोई तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए। वो रिलेशनशिप ऐसा है जहां पर एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है और दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन में है। और तीसरी बात, जो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है उस पार्टी ने वीकर पोजीशन वाली पार्टी पे अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करके कोई अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन कर लिया है, जो कि अदरवाइज उसको नहीं मिलता यदि ये डोमिनेटिंग और वीकर पोजीशन वाला रिलेशनशिप नहीं होता। सर क्या बोल रहे हो सर? आओ समझते हैं। मान लो कि सर, दक्ष अग्रवाल स्कूल में है। ठीक है सर, हाँ सर स्कूल में है ना, अभी 12th में है। दक्ष अग्रवाल एक दिन अपना नया बाइक लेके स्कूल जाता है। ठीक है, वो बाइक उस स्कूल में उसके टीचर देख लेते हैं, क्लास टीचर देख लेते हैं। तो क्लास टीचर दक्ष अग्रवाल को, टीचर जो है वो दक्ष को ऑफर देते हैं, क्या तू अपनी बाइक, जो 1 लाख रुपए की बाइक थी, वो ऑफर देते हैं, क्या तू अपनी बाइक मेरे को 50,000 रुपए में बेचता है क्या? दक्ष अग्रवाल को पता है यदि मैंने इनको मना कर दिया तो ये मुझे एग्जाम में क्लास में फेल कर देंगे। ठीक है, तो उसने, दक्ष ने हाँ बोल दिया। ठीक है, अब देखो ये तीन कसौटी पे इसको, इस एग्जाम्पल को कस के देखो। क्या पार्टीज के बीच में कोई रिलेशनशिप है ना सर? टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, नंबर वन। कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, वकील और क्लाइंट का रिलेशनशिप है, यानी कोई ना कोई उनके बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। इधर है क्या? हाँ सर है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। क्या एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन और दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन में है? हाँ सर बिल्कुल है। टीचर इज इन द डोमिनेटिंग पोजीशन ड्यू टू हिज पोस्ट एंड द स्टूडेंट इज इनटू द वीकर पोजीशन।
is the party who is in dominating position is using his dominating position to obtain an unfair advantage over the party who is in weaker position? Yes sir. टीचर जो है वो अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज लेके दूसरी पार्टी की कंसेंट ले रहा है, जो उसे अदरवाइज नहीं मिलती यदि ये डोमिनेटिंग पोजीशन और वीकर पोजीशन वाले रिलेशनशिप में नहीं होता। ठीक है। हाँ, यदि उसने नॉर्मली पूछा होता 1 लाख रुपए में या बाइक बेचता है क्या, और इसने भी पूरे मन से अपने कंसेंट दे दी, तो कोई कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। अदरवाइज डोमिनेटिंग पोजीशन वाले पार्टी का वीकर पोजीशन पार्टी पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, मेंटल प्रेशर के एग्जाम में फेल कर देगा, इस वजह से उसने बाइक बेची है। यहाँ कोई फिजिकल थ्रेट फिजिकल प्रेशर इन्वॉल्व नहीं है, मेंटल प्रेशर है। तो सर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू बना हुआ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल है या नहीं है? यस सर। आगे और भी बात बताऊंगा जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वॉइडेबल के अलावा भी और चीजें आएंगी। ठीक है, चलिए, क्या तुमको कंसेप्ट समझ में आ गया? बॉस है, वो सबॉर्डिनेट को बोलता है तेरी जो जमीन जो मार्केट के बीचों बीच है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए, वो मेरे को 30 लाख, वो मेरे को 60 लाख में बेच दे। ये हाँ बोलता है क्योंकि इसको पता है यदि हाँ नहीं बोला तो साल के 40 लाख रुपए वाली नौकरी से निकाला जाऊंगा। ठीक है, इसलिए उसने हाँ बोली। क्या ये तीनों चीजों पे मैच कर रहा है? हाँ सर। रिलेशनशिप है? हाँ सर, बॉस और सबॉर्डिनेट। एक पार्टी डोमिनेटिंग एक वीकर? यस सर। जो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, उसने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करके अनफेयर एडवांटेज लिया है क्या? यस सर। ठीक है, तो कैसे बना ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट? सर अंडी इन्फ्लुएंस के कारण बना, इसलिए फ्री कंसेंट नहीं है। क्या ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? बोलिए यस और नो। कोर्जन और अंडी इन्फ्लुएंस में सबको आ गया? अब देखो एग्जाम में ये प्रिलिमिनरी जो मैं आपको एक, जैसे आपको कोई नींद से हिला के पूछे 2 into 2 क्या होता है या 2 + 2 क्या होता है, कि सर 4, नींद से उठा के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती ना। ये मैं आपको समरी पॉइंट्स वैसे बता रहा हूँ कि आपको यूं कट 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 सारे याद होने चाहिए, जैसे मैंने कहीं पढ़ के थोड़ी बताया आपको। मैं अपने दिमाग से आपको बताता जा रहा हूँ, कोर्जन में ये पॉइंट्स है, अंडरडिफरेंस में पॉइंट्स है। आपको भी ऐसे ये पॉइंट्स याद होने चाहिए कि नींद से हिला के पूछूं बता भाई अंडी इन्फ्लुएंस क्या होता है। दक्ष अग्रवाल को उसके पापा हिला के पूछे रिलायंस में हमको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा है, हमको ये पॉइंट तेरे से डिस्कस करना है, बता अंडी इन्फ्लुएंस या कोर्जन के थ्रू। तो इसको आने चाहिए बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, सबको आने चाहिए। कब आएंगे? जब अभी पढ़ा हुआ आप अपने शॉर्ट नोट्स बना के लिखोगे और उसको 1-2 दिन वापस रिवाइज कर लोगे ना। शॉर्ट नोट्स बनाने में 15-20 मिनट लगेगा, रिवाइज करने में 5 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कोर्जन और अंडी इन्फ्लुएंस। अब कोर्जन जो है और अंडी इन्फ्लुएंस के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस या डिफरेंशिएट बिटवीन कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये एक पार्ट अभी समझाया है, अपने को पढ़ना बाकी है, तो कल अपन इसको पढ़ेंगे। फिर मैं आपको कोर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की तरफ ले जाऊँ। ठीक है, कल इसको अपन पहले कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस को पढ़ लेंगे। जितने आप लोग क्या काम करोगे, एक तो सर वो क्वेश्चंस करना चालू करना जो मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, यदि कंबाइंड पार्ट है तो उसमें से जो आपके पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है उसका पोर्शन हो, वो जो उसके जो क्वेश्चन हो वो कर ले। चलिए जी, मिलते हैं कल। कितनी बजे रख सकते हैं ये बताइए?